हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक शिक्षा निकेतन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम बच्चों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवार को हमारे यूट्यूब चैनल एक शिक्षा निकेतन की तरफ से। बच्चों, आज हम आपको पाचन तंत्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी होगा। तो देरी नहीं करते हुए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पोषण क्या है? सौ पोषण और पर पोषण में अंतर बताएं। फिर से, पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है? समपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर बताएं। बच्चों, सौ पोषण को ही समपोषी पोषण और परपोषण को ही विषमपोषी पोषण कहा जाता है। तो इसमें आपको ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन है, पोषण क्या है? बच्चों देखो, भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होता है उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम भोजन करते हैं, भोजन में स्टार्च और शर्करा अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है, वो हमारा पोषक तत्व है। तो उस पोषक तत्व को क्या किया जाता है? सबसे पहले शरीर में पाचन होता है और पाचन के बाद बिलाई में जो रसधानी होता है, आपका क्या चीज आपका होता है वहां पे, लसिका धानी और रक्त वाहिनियां जो होता है वो क्या करता है, आपके उस पचे हुए भोजन को, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसको कहाँ तक पहुंचा देता है? प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ से आप नोट कर लोगे अच्छे से। ठीक है, कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ, स्क्रीनशॉट लेने का मैं वक्त दूंगा, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण और परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो आपका ये पहला अंतर है, देखिए कि कहता है स्वपोषण क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ठीक है, द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, इसीलिए ठीक है इसमें स्वपोषण होता है। अब कहोगे सर, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार कर लेते हैं? अपना भोजन तो हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पोषण भोजन तैयार कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हम ना चूल्हा पे गैस ना हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो खा रहे हैं, ठीक। अच्छा बताओ, हम रोटी खाते हैं कहाँ से आता है? पौधा से आता है। मान लो हमने खाया जलेबी, जलेबी किससे बना? ठीक है, आटा से, मैदा से बना। वो बताओ कहाँ से आया? पेड़ पौधे से। मान लो हमने क्या खाया? रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला बना किससे? दूध से। ठीक है, दूध को फाड़ के बनाया जाता है। अच्छा, अब ये दूध कहाँ से आया? दूध आया गाय से। गाय ने क्या खाया था? घास भूसा, तो वो भी आ गया। और घास भूसा किससे आया? पेड़ पौधे से। और कभी कभी हम लोग डायरेक्ट खा लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे से आम लेके खा लेते हैं, अमरूद तोड़ के खा लेते हैं। ये क्या हो गया? पेड़ पौधा से हमने डायरेक्ट लिया। लेकिन आपने दूध, दही, रोटी वगैरह जो भी खाते हैं, ये इनडायरेक्टली रूप से हम खाते हैं। खाते तो हैं, और ये आता कहाँ से बच्चों? ये इनडायरेक्टली रूप से पेड़ पौधा से ही आता है। अर्थात पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, लेकिन हम जो भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं किससे आता है? पेड़ पौधा से आता है। तो हम लोग क्या हो गए? परपोषी, क्योंकि हम अपने पोषण के लिए किस पे? पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं। ठीक है, तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, दूसरे जीव यानी पेड़ पौधा पर, दूसरे जीव यानी कि पेड़ पौधा पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण, ठीक है, अथवा क्या बोलते हैं? विषम पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला अंतर हो गया परिभाषा। अब देखो, अंतर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी मान लो परीक्षा में पूछ लिया स्वपोषण क्या है, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो। परपोषण क्या है, उसमें भी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो परिभाषा दोनों में अगर आपको मालूम है तो परिभाषा पहला अंतर बन जाता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा पॉइंट है कि स्वपोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, जल एवं खनिज लवण चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको पता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आप समीकरण लिख लो यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण देखो ये क्या चाहिए? CO2। ठीक है, CO2 चाहिए,
जो कहाँ से लिया जाता है, वायुमंडल से। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है 0.02% होता है, ठीक है। फिर जल और खनिज लवण, देखो ये H2O लिखा हुआ है ना, तो ये H2O जल का ही सूत्र है, लेकिन इसमें घुला हुआ रहता है खनिज लवण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 लिया जाता है वायुमंडल से, जल एवं खनिज लवण लिया जाता है जमीन से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, और क्लोरोफिल किस में होता है, हरे पत्तियों में होता है, ठीक है। तो क्या चाहिए, 1, 2, 3 और 4 चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, देखो क्या लिखा है कि इसके लिए क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल CO2, यानी कि CO2 जो वायुमंडल से लिया जाता है, वायुमंडल में बच्चों कितना प्रतिशत होता है, 0.03% CO2 होता है, ठीक है। जल एवं खनिज लवण, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ H2O का, इससे में घुला रहता है खनिज लवण, ठीक है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, तो 4 चीजें हो गई, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, सूर्य का प्रकाश, जल एवं खनिज लवण, ठीक है। ये चाहिए होता है, स्वपोषण के लिए जरूरी होता है, लेकिन परपोषण के लिए इनकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम थोड़े ना भोजन बनाते हैं, भोजन तो हम पेड़ पौधा से प्राप्त कर लेते हैं अपना भोजन, ठीक है। तो बनाता तो पेड़ पौधा है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं खनिज लवण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आपका दूसरा अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका तीसरा पॉइंट है कि इसमें भोजन के पाचन का, अच्छा पेड़ पौधा में भोजन के पाचन की जरूरत होती है, कभी देखे हो, नहीं ना। तो पेड़ पौधा में जो है भोजन के पाचन की जरूरत या पाचन तंत्र की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर में, हम जो परपोषी हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है या पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है, इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। स्वपोषण जो होता है सभी हरे पौधे में, युगलिना इत्यादि वगैरह में होता है, क्या चीज, स्वपोषण, ठीक है। लेकिन स्तनधारी जिसके पास स्तन है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें, एवं मनुष्य भी तो स्तनधारी है, उसमें क्या होता है, परपोषी पोषण होता है, ठीक है। आई होप बच्चों आप स्वपोषण और परपोषण में अंतर आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, भोजन क्या है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको खाने से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, जो खाने योग्य है, ठीक है, जिन्हें मानव शरीर सरलता पूर्वक ग्रहण कर सके, हमारा शरीर जिस भोजन को क्या करे, पदार्थ को ग्रहण कर सके, जिसे पचा सके तथा पोषण प्रदान कर सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। जैसे फल, सब्जी, रोटी, दाल इत्यादि, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा भोजन हो गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, नहीं है, इस वजह से हमने इसको क्या किया है, नोट में लिख दिया है, पोषक तत्व क्या होता है, ठीक है। तो भोजन में जो उपस्थित पदार्थ, ठीक है, जो हमारे शरीर के निर्माण, ऊर्जा उत्पादन एवं टूट फूट की मरम्मत व शरीर की रोगों से रक्षा के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, वसा, जानते हो ना, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से हमारे शरीर का, कोशिका द्रव्य का, उत्तक का, अर्थात कह सकते हो शरीर का निर्माण होता है, विटामिन नियंत्रण का कार्य करता है, जल जो है हमें, ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पदार्थ है, ठीक है, नियंत्रण का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट, पता है आपको, यहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण ये नियंत्रण का काम करता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, खनिज और विटामिन जो है आपका, खनिज लवण और विटामिन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन लाइफ के लिए काफी ज्यादा आपको जरूरी है, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम बाबू सेकेराइड होता है, क्या होता है, सेकेराइड, ठीक है, ये दिमाग में रखोगे, कार्बोहाइड्रेट को ही सेकेराइड कहते हैं, टेक्निकल नाम है इसका, ठीक है। अब ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये ना, कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, शरीर में ये ईंधन की तरह काम करता है। जिस तरह हम गाड़ी में क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है ना, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट के डालने से हमारे बॉडी में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी पे हमारा शरीर का कार्य चलता है, ठीक है। हम जितना भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में जो जितना ऊर्जा प्राप्त होता है, उसका 55 से 65% ऊर्जा जो है ना बच्चों, वो कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये वाला, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, आगे बहुत ज्यादा काम देगा आपको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा
की प्राप्ति होती है। बच्चों हमारे शरीर में ऊर्जा का जो माप होता है वो किस में होता है? किलो कैलोरी में होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा का माप जूल में नहीं, ठीक है, जूल में हम नहीं लेते हैं, या फिर क्या कह सकते हो, अर्ग में नहीं माप कर हम ऊर्जा को किस में? किलो कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है, पूर्णतः पाचन हो जाता है, तब हमें जो सरल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वह ग्लूकोज होता है। याद रखना, अंतिम रूप से जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें क्या होता है? CH रो होता है, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पड़े हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीहाइड्रोक्सो एल्कोहल का एल्डिहाइड अथवा, ठीक है, कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। खैर ये आपको भी इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, ये ऊपर के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र जो होता है CnH2n का होल n होता है। ठीक है, ये होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है, आहार में हम जो भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों, उसमें स्टार्च एवं शर्करा, ये आपके काम की चीज है। हम जो आहार में प्राप्त करते हैं उसमें स्टार्च और शर्करा के रूप में क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, पाचन के बाद यह ग्लूकोज, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पाचन के बाद हमारे शरीर में स्टार्च एवं शर्करा जो है वो सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज में प्राप्त होता है। और आपको पता है ग्लूकोज जो होता है ना, पूर्ण पाचन जब भोजन का कहाँ हो जाता है? आप जानते हो, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के लास्ट भाग, अंतिम भाग इलियम में होता है। और वहां पे क्या पाया जाता है? छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं ना, और रसांकुर के अंदर चला जाता है क्या चीज? हमारा ये पोषक तत्व जो भी पाचित हुआ रहता है, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, वो वहां चला जाता है वसा, और वहां पे रक्त वाहिनी और लसिका वाहिनी होती है, जिसके जरिए ग्लूकोज को कहाँ तक? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। बच्चों मैंने ना पोषण की परिभाषा में भी यही कहा ना, जो पोषक तत्व है ना हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, पोषक तत्व को पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज को, प्रत्येक कोशिका तक वसा को, ठीक है, पहुंचाना है। ठीक है, और किसके माध्यम से पहुंचेगा? रक्त वाहिनी और लसिका वाहिनी। रक्त वाहिनी और लसिका वाहिनी कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है हमारे छोटी आंत के जो रसांकुर होते हैं, छोटी आंत में जो रसांकुर पाए जाते हैं उसके अंदर बहुत सारी लसिका वाहिनी और रक्त वाहिनियां होती है, जिसके जरिए पूरी बॉडी में पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या की जाती है? मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज, वसा वगैरह को क्या की जाती है? पहुंचा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा जाता है, अब ये कार्बोहाइड्रेट आखिर पाया कहाँ जाता है? कार्बोहाइड्रेट गन्ना में, चुकंदर में, चावल में, गेहूं में, आलू में, ठीक है, मक्का में, इस सब में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा पोषक तत्व आ जाता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का सोर्सेस क्या होता है? दूध होता है एवं दूध से बने हुए उत्पाद, जैसे कि मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, जो दूध से बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। अंडा, मांस, मछली, गेहूं, जौ, चना, सेम, मटर, सोयाबीन इत्यादि के छिलकों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? ये जो है ना प्रोटीन, ये उत्तक, जीव द्रव उत्तकों का निर्माण, अर्थात ये कह सकते हो कि शरीर का ये निर्माण करता है। इससे ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है, और इससे क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे ही कोई बंदे देखते हो जिम ज्वाइन करता है, तो उसे जिम जो ट्रेनर होता है ना, वो क्या कहता है? भरपूर मात्रा में उसे क्या दिलवाता है? उसे प्रोटीन युक्त भोजन करने के लिए कहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है, मसल्स का, मांसपेशी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्रोटीन से क्या प्राप्त होता है? आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण होता है। इन सारी बातों को रिवीजन करते जाना है बच्चों, आगे बढ़िए। अब इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए खास करके जीव द्रव ना, यही लाइन आपका इंपॉर्टेंट था। हम आगे बढ़ते हैं। बसा को हम फैट और लिपिड दोनों कहते हैं। तो बसा जो है, देखो, बसा को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम हो गया बच्चों।
ठीक है। उसके बाद वसा जो है, इसमें भी जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था, इसमें भी ऐसे ही पाया जाता है। और जो कुछ बहुत सी चीजें मिलती जुलती है बच्चों, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी आपके शरीर को क्या देता था, ऊर्जा देता है, और वसा भी आपके शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर है, आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसका प्राप्ति स्रोत क्या हो जाता है, देखो दूध जो है ना, या दूध से दूध के जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि दही हो गए, दूध से बनता है, मक्खन हो गया, दूध से बनता है, घी, दूध से मेवा, दूध से, ठीक है। तो दूध वाले जो भी पदार्थ हैं, दूध में फैट पाया जाता है, फैट मतलब वसा होता है। तो दूध से या दूध से बने पदार्थ में ना वसा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सूखे फल और वनस्पति तेल वगैरह में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके क्या पाए जाते हैं, वसा पाया जाता है। अब आपके काम की चीज क्या है, आप देखो हमारे शरीर में जो होता है ना वसा, मुख्य रूप से त्वचा के नीचे कौन सा, एडीपोज उत्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। त्वचा के नीचे एडीपोज उत्तक जो पाई जाती है, उसमें ये संचित रहती है, क्या चीज, वसा। ठीक है, इस वजह से अगर हम ज्यादा वसा युक्त भोजन करें, ज्यादा तेलीय पदार्थ, ज्यादा दूध वाला पदार्थ खाएं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, चर्बी बन जाता है। और चर्बी कहाँ बनता है, हमारे शरीर में जो त्वचा है ना, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, उस त्वचा के नीचे एडीपोज उत्तक पाया जाता है, जिसमें जाके क्या होता है, हमारा वसा सारा जमा हो जाता है, जिससे चर्बी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ये दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 1 ग्राम वसा से के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, अर्थात सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता था, लेकिन यहाँ पे वसा के एक अणु के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका वसा वाला पॉइंट था, वो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं विटामिन की तरफ। बच्चों विटामिन जो है, ठीक है, विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। ये इसका काम क्या होता है, शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है विटामिन। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा देता है, वसा शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन आपके शरीर को बनाता है, और विटामिन जो है ये शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलने वाला, और एक होता है फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाला। हमने आपको क्लास में भी याद करवाया था, इसका ट्रिक समझाया था। देखो WBC याद रख लो, WBC व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इस तरह से वो ट्रिक बना लो। तो W से हो गया वाटर, और B से हो गया विटामिन B, और C से हो गया विटामिन C। तो वाटर में विटामिन B और विटामिन C जो है वो सॉल्युबल है, यानी कि पानी में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है, पानी में घुलने वाला विटामिन आपका विटामिन B और विटामिन C है। ठीक है, आगे है आपका दूसरा टाइप हो जाता है आपके विटामिन का फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाला। वसा में घुलने वाला विटामिन एडैक याद कर लो। ठीक है, एडैक, इसको उल्टा KEDA भी कह सकते हो आप, कीड़ा ना। अच्छा, कीड़ा जो है ना अगर पानी में गिर गया ना तो थोड़ा निकल भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। लेकिन अगर कीड़ा गिर जाए किसमें, वसा में, दूध में गिर जाए, वसा में गिर जाए, तो उसमें ना वो ज्यादा उसके बॉडी में फंस जाएगा चीजें, ठीक है, तो नहीं निकल पाया था। इस तरह से भी याद कर लो, या मुझे नहीं लगता कितना मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, एडैक याद करना और वो ना WBC याद करना। वाटर में विटामिन B और विटामिन C ना क्या है, घुल जाता है, और एडैक जो है वो फैट में घुल जाता है। एक बात याद रखोगे, हमारे बॉडी में जो है ना वसा या फिर जो भी अधिकतर पदार्थ होते हैं, अधिकांश पदार्थ होते हैं, उसका अवशोषण जो है वो कौन करता है, यकृत करता है। तो हमारे यकृत में वसा का अवशोषण होता है, वसा संचय होता है। इस वजह से ये सारे विटामिन किस में, वसा में घुले हुए रहते हैं। तो हमारे शरीर में वसा में घुला हुआ विटामिन ये सब है, और ये हमारे शरीर में यकृत में जमा होते हैं। इस बात को भी ख्याल में रखोगे। और दूसरी बात BC, चूंकि ये पानी में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, जैसे हम पानी ना पियेंगे और टॉयलेट के रास्ते फिर ये क्या होगा, हमारे शरीर से निकल जाएगा। इसको हम अपने बॉडी में जमा करके रख नहीं सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखोगे। हमने विटामिन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, विटामिन जो है उसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, उसकी कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसको हम जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन A जो है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन A जो है ना आंख से संबंधित है बच्चों, आंख में रेटिना होता है, रेटिना से आप रेटिनॉल याद कर लोगे। ठीक है, रेटिनॉल। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है आपको पता होगा, अंधेरे में या कम रोशनी में अगर आपको नहीं दिखता है
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी कहते हैं। ठीक है, आंख का सूखा रोग जीरोफ्थैलेमिया, ये भी क्या है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ये विटामिन के बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ाएंगे बच्चों, ये काफी अच्छा टॉपिक है। लेकिन फिलहाल हमें ना 10th में इतना ज्यादा विटामिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ बहुत बार क्या किया ऑब्जेक्टिव में विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको संक्षिप्त में देखना चाहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 यानी विटामिन B1, बी को ही विटामिन B1 कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, थायमिन हो जाता है। और विटामिन B1 की वजह से कमी से एक बीमारी होती है जिसको बेरी-बेरी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जिस देश में पॉलिश किया हुआ चावल खाया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा बीमारी होता है, वहां के नागरिकों में कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों अब बताओ, विटामिन बी जो है ना, वो हमारे चावल का जो ऊपरी खोल होता है ना, वो क्या बोलते हो, उसका ऊपर का जो परत होता है, जैसे कि हमारे यहाँ देहात में खाया जाता है जो चावल ना खेत से बनाया जाता है और घर में ही कूट के बनाया जाता है, उसे उसन के बनाया जाता है धान को। तो आपने उसमें देखा होगा उसके ऊपर लाल लाल ना क्या होता है, परत होता है। ठीक है, तो वो जो अब उसका जो आप माड़ पियोगे ना, माड़, तो माड़ में जो होता है चावल का माड़, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है। लेकिन चूंकि शहर वगैरह में क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसी कंट्री है वो जहाँ पे क्या किया जाता है, चावल को एकदम पॉलिश करके ना एकदम चमका के भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो वहाँ के लोगों में क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको राइबोफ्लेविन हो जाता है। यह मुंह के किनारे, आपका मुंह ना होठ वगैरह फटा होगा, आपने देखा होगा, तो ये जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, आगे है आपका विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन हो जाता है, इसकी कमी से, ठीक है, फिट सिंड्रोम रोग हो जाता है, चमड़ा फटना चालू हो जाता है। विटामिन B5 जो है इसको हम पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से पेलाग्रा बीमारी होती है, पेलाग्रा को हम 3DS विटामिन ना भी कहते ना बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 है आपका, विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाता है। ठीक है, एनीमिया भी कह सकते हो अब। ठीक है, विटामिन B7 का दूसरा नाम विटामिन H है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है ये होती है कि विटामिन, आपने देखा कि विटामिन बी और विटामिन सी जन्म घुलनशील है, जबकि जो बच गया आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील है। लेकिन विटामिन B7 जिसका दूसरा नाम विटामिन H भी होता है, ये ना तो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में घुलनशील है। इसको हम लोग, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। और बालों का झड़ना, ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन BH की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलिए। विटामिन B9 जिसको हम लोग फॉलिक अम्ल कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती है बच्चों। ठीक है, कि विटामिन B12 में ना ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें नाम भी देखो इसका वैसा ही है, कोबालमिन। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और खून की कमी, ठीक है, परनोसिस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होती है। हमारे आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो विटामिन B12 का क्या करते हैं, संश्लेषण भी करता है, तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ खास करके जो नींबू के वंशज हैं, जो ना पौधे हैं हमारे, फल हैं, उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी एक मसूड़ा का रोग है, मसूड़ा से खून आना। किसी को आपने एक लप्पर मार दिया, उसके मुंह से क्या हो गया, ब्लडिंग आना चालू हो गया, समझ जाओ उसके शरीर में क्या है, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें विटामिन सी को हम अपने शरीर में संचित करके रख नहीं सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, ठीक है, कोई नींबू है उसको ना तोड़ के छोड़ देते हो तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, उसको उबालते हो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। कोई आदमी दारू पिया, शराब पिया, उसने टॉयलेट किया, उसके टॉयलेट के रास्ते क्या हो गया, विटामिन सी नष्ट हो गया। तो विटामिन सी जो है हम अपने बॉडी में जमा करके उसे रख नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील है। ठीक है, फिर आपका है विटामिन डी। विटामिन डी को का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी जो है ना बच्चों, हमारे हड्डी एवं दांत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है उसकी मजबूती के लिए। ठीक है, तो हड्डी में आपको पता है कैल्शियम पाया जाता है, इतना तो आपको मालूम ही है। तो कैल्शियम से याद कर लो ना, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है, ये बच्चों में स्कर्वी जो रिकेटस जो है बच्चों का रोग है। बच्चों की क्या होती है, हड्डियां मुड़ जाती है, ठीक है, या सूख जाती है, तो ये रिकेटस हो जाता है। लेकिन बड़ों में क्या होता है, बड़ों में जब होता है
ठीक है, उसकी हड्डियां नरम पड़ जाती है, सॉफ्ट पड़ जाती है, तो बड़ों में एक रोग हो जाता है, वयस्कों में एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टोमेलेसिया। तो ये आपको याद रखना, विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, बच्चों में होते हैं रिकेटस और बड़ों में हो जाते हैं ऑस्टोमेलेसिया। विटामिन ई जो है इससे बांझपन होता है, और आपने देखा होगा बांझ ना व्यक्ति को आप अगर देख लेते हो, ऐसा समाज में ना धारणाएं होती है कि देखो ना इसका किसका मुंह देख लिया हमने सुबह सुबह, ठीक है, पूरा दिन खराब जाएगा। या जो बांझ होते हैं उसको लोग ना कहते हैं कि टोकना मत। तो टोकना ये कोई मेरा ना अपना वो नहीं है, हम बस समझाने के लिए, ट्रिक याद करवाने के लिए बच्चों ऐसा हम बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो। तो टोको मत से आप याद कर लेना टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बांझपन और पैरालिसिस हो जाता है। और विटामिन ई, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, विटामिन ई की वजह से जो रोग होता है वो बांझपन हो गया, अंगघात हो गया। विटामिन ई हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना अभी आपका जो शरीर होगा एकदम बिना मेकअप के भी चमकता होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। विटामिन ई हमारे चेहरे से झुर्रियां आने नहीं देता है चेहरे पर, और हमारे चेहरे पर दाग नहीं होने देता है। अभी आपके चेहरे पे ना कट जाए, उठ जाए, नाखून लगा दो आप, तो दाग 5 दिन 7 दिन में खत्म हो जाती है, और आपके चेहरे पे अभी झुर्रियां नहीं आओगी। आपका स्किन बिल्कुल टाइट होगा, त्वचा बिल्कुल टाइट होगा, यहाँ पे यानी कि वहां पे झुर्रियां नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसे विटामिन ई की मात्रा हमारे बॉडी में, जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, विटामिन ई की मात्रा हमारे शरीर में क्या होता है, वैसे वैसे घटती जाती है, और हमारी सुंदरता भी घटती जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आना चालू हो जाता है। तो झुर्री को हटाने वाला और दाग को हटाने वाला विटामिन कौन सा है पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, टोकोफेरॉल बोलोगे, ठीक है। टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई की कमी से, ठीक है, जैसे जैसे हमारा एज आगे बढ़ता है विटामिन ई की कमी होने लगता है, और बांझपन की ओर, ठीक है, इंसान बढ़ना चालू होता है। बांझपन का मतलब कुछ और नहीं है बच्चों, बतना पुत्र या संतान प्राप्ति की जो ना शक्ति होती है वो धीरे धीरे छीन होने लगती है, कम होने लगती है। आगे आपका लास्ट विटामिन है बच्चों विटामिन के, जिसको हम लोग फाइलो ना क्विनोन भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है बच्चों, क्योंकि इससे हमारा ब्लड थक्का बनने में ये क्या करता है, विटामिन हेल्प करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ ना गलती हो गई बच्चों, हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, हमें कोबाल्ट जो है वो किस में लिखना चाहिए था। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक्स हो गई थी नोट बनाने में। तो विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, और खून को थक्का बनाने के लिए क्या है, विटामिन के जरूरी है, ठीक है। आगे आपका लास्ट में आ जाता है खनिज लवण। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है, अकार्बनिक तत्व हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर में भी नियंत्रण का कार्य करते हैं। जैसे कि बच्चों अगर लोहा की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाता है, सोडियम की कमी हो गई तो एडिसा नामक रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो गई हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ना खनिज तत्व की कमी से हमारे बॉडी में ना डिफरेंट प्रकार के बीमारियां होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आपका पोषक तत्व मैंने ना संक्षिप्त में करवाया। ये आपके सिलेबस ना आपके इस नोट, आपके जब भी हम एग्जाम लेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं रहेगा पोषक तत्व वाला, लेकिन पोषक तत्व से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए, और ये आपको पोषण को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये करवाया, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, अमास में पाए जाने वाले अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है, या क्या कार्य है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, ठीक है। तो अमास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पहले तो ये बताओ। अमास में पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमारे अमास में जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, तो हमारे अमास में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। पहले तो इसको ना दिमाग में रखोगे, हमारे अमास में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये याद रखोगे। और आगे इसका काम क्या है वो देख लो। भोजन के साथ जो भी रोगाणु आते हैं ना बाबू, ठीक है, उसको क्या करता है, HCl अम्ल के प्रभाव से, अम्ल के प्रभाव से। अब बताओ आपकी बॉडी पे अम्ल डाल दे तो कितना ना स्किन जलने लगता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और सोचो उतना सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में भोजन के रास्ते पहुंच जाता है, भोजन के साथ पहुंच जाता है, ये अम्ल के प्रभाव से बचेगा क्या। अमास में तो भोजन 4 घंटे तक, अमास को हम पेट कहते हैं, वहां पे भोजन 4 घंटे तक लगभग ठहरता है, वहां उसका पाचन होता है। तो फिर वो सूक्ष्म जीव कैसे जीवित रह सकता है। तो सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आए हुए जो रोगाणु होते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर, अमास में आने के बाद। पहली बार तो बच्चों हमारे शरीर में ना बहुत सारा ऐसा,
ठीक है, सिस्टम बनाया गया है कि जीवाणु ना रोग उत्पन्न करने वाले जीव जल्दी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि देखो नाक से अगर कोई चीज़ पहुँचता है, नाक में बाल होता है जिसे हम सिलिया कहते हैं, वह नाक में ही क्या करता है, सारी चीज़ों को रोक लेता है। उसके बाद नाक में पाया जाता है म्यूकस, ठीक है, और म्यूकस में सारे फंस जाते हैं और उलझ के मर जाते हैं। मुंह में, हमारे मुंह में लाइसोजाइम, आपको मैंने पढ़ाया होगा, मुंह में लार ग्रंथि में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम है। और लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को मारने का काम मुंह में करता है। जो अगर बच गया वो म्यूकस में फंस के मर जाएगा हमारे, क्योंकि ना जो भी अंदर का नाल है ना, नाल आहार नाल हो गया, श्वसन नाल हो गया, उसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस में फंस के मर जाता है, ठीक है। और जो वहां से बच गया वो हमारे ना अमास में पहुंच गया, और अमास में पहुंचने के बाद क्या होता है, HCl के प्रभाव से वो मर जाता है। चलिए दूसरा, हमारे बॉडी में ना जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम स्रावित होते हैं बच्चों, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो आपका कोशिका है उससे 2 निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होते हैं, और एक है आपका प्रोरेनिन और एक है पेप्सिनोजेन। ये दोनों निष्क्रिय है, और HCl क्या करता है, उसे सक्रिय बनाता है। प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। और आपको पता है रेनिन क्या करता है, दूध को पहुंचाने का काम करता है, कैसिन प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हमारा काम चल रहा है HCl अम्ल का, ठीक है। HCl अम्ल का और भी इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, अमास में यह भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है। और दूसरा, भोजन में उपस्थित जो कैल्शियम युक्त कठोर पदार्थ होते हैं, जैसे हड्डी वगैरह होते हैं, उसको भी क्या करता है, पचा देता है, गला देता है। एक शोध में कहा गया है बच्चों, अगर हमारे अमास में एक ब्लेड भी चला जाए ना, तो वो भी 4 घंटे तक क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, ठीक है, अप्रॉक्स गल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतना मजबूत और ठोस पदार्थ को ये क्या करता है, गला देता है। कभी कभी आपके गले में क्या होता है, कांटा फंस जाता है, आप रोटी वोटी देते हो, पानी पीते हो, उसको अंदर डाल देते हो, कभी सोचा है जब वहां फंस रहा है तो आगे जाके क्या दिक्कत करेगा, लेकिन आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होता है, अमास में वो गल जाता है, ठीक है। HCl के प्रभाव से क्या हो जाता है, गल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। उसके बाद भोजन को अम्लीय बना देता है तथा गाढ़े लुगदी में बदल जाता है, लाई में बदल देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, हमारे अमास में पाए जाने वाले अम्ल का 4 काम था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5वां एक इंपॉर्टेंट काम उसका क्या है, 5वां है पाइलोरिक छिद्र को खुलने और बंद होने में क्या करता है, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये भी आपके HCl का, आप इसका नोट बना लोगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अगला आपका क्वेश्चन है कि बोलस, काइम और काइल से आप क्या समझते हैं। आपको पता है, ये सब पता है क्या है, ये भोजन के डिफरेंस क्या है, फॉर्म है, रूप है, ठीक है। चलो देखो, मुंह में जो होता है ना, हमारे मुख गुहा में भोजन का जब पाचन हो जाता है तो भोजन क्या होता है, लार में सना हुआ जो भोजन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम बोलस कहते हैं ना। आप देखते हो ना, वो आधा ठोस होता है, आधा तरल होता है। लार में सना हुआ भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके मुंह में कंकर वगैरह चला जाता है तो आप ना उसे निकाल देते हो, तो जो निकलने वाला ना, उस वक्त जो निकलता है भोजन, वो आधा ठोस होता है, आधा तरल होता है, ठीक है। उसी अर्ध तरल ना और एवं बसा में, सॉरी क्या बोलते हैं, लार में सना हुआ भोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। बोलस क्या होता है, हमारे आहार नाल का जो अगला पार्ट है, ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है, अमास में पहुँचता है, ठीक है। और हमारे आहार नाल में भोजन जो है कैसे पहुँचता है आगे, ठीक है, एकाएक नहीं चला जाता है, धीरे धीरे फंस फंस के आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से आहार नाल में सिकुड़न और फैलाव होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन कहते हैं। ये हमने आपको क्लास में भी समझा रखा है, ठीक है। आगे है आपका अमास में जो जठर रस के द्वारा क्या होता है, भोजन का जब पाचन हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो उस वक्त भोजन की जो स्थिति होती है ना, गाढ़ी लुगदी यानी लाई की तरह होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। अब गाढ़े लुगदी क्या होता है ये समझो। कभी आपने क्या, कोई पर्व आया होगा तो आप लाई बनाए होंगे फन्ना चिपकाने के लिए, ठीक है, या आपके दीवार पे कोई पेपर चिपकाना होता है तो आप आटा को क्या करते हो, चूल्हा पे या गैस चूल्हा पे चढ़ा के उसको क्या करते हो, उस आटा को पानी डाल के ना उसको लाई बनाते हो, गाढ़ी लुगदी की तरह बनाते हो, सिर्फ ना फन्ना चिपकाते हो, तो उस तरह भोजन का स्थिति हो जाता है, ठीक है। देखो, खाया था रोटी आपने, ठोस था, उसको अब उसकी ना अमास में जब 4 घंटा हो गया है तो उसकी स्थिति कैसी हो गई है, गाढ़ी लुगदी यानी लाई की तरह हो गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब आगे जाके जब छोटी आंत में जब भोजन पहुंचती है
पाइलोरिक छिद्र के रास्ते से ग्रहणी का छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी में जब भोजन पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है, पाचक रस मिलता है। कौन कौन सा पाचक रस मिलता है आपको पता है? एक मिलता है अग्नाशय वाला रस और एक मिलता है पित्त रस, और दोनों के दोनों रस क्या हैं? क्षारीय हैं। ठीक है, जब वहां मिलता है तो भोजन जो कायम था आपका वो और भी अधिक पतला हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइल कहते हैं। यानी कि वो जो गाढ़े लुगदी की तरह भोजन था वो और भी ज्यादा छोरछोरा और पतला हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइल कहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना बच्चों, ठीक है, मुंह में हमारे शरीर में जो भोजन के पाचन की स्थिति है उसमें अम्लीय क्षारीय बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले क्या होता है? अम्लीय होता है और बाद में जाके लास्ट में क्या हो जाता है? भोजन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुंह में भी लगभग अम्लीय ही माध्यम में भोजन का पाचन होता है। आपके आमाश में भी लगभग क्या पूरा का पूरा अम्लीय माध्यम में ही पाचन होता है, लेकिन उसके बाद भोजन का पाचन जो होता है क्षारीय माध्यम में होता है। तो पहले अम्ल बाद में क्षार, इस तरह से याद रखना अगर पूछ लिया क्रम से कैसे होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है जैव परिक्रम क्या है। ठीक है, तो जैव परिक्रम को अगर ऐसे समझना है तो आप ये समझो कि जीवित रहने के लिए जो जो प्रोसेस हमारे बॉडी में नेसेसरी हैं, ठीक है, उसी को हम लोग जैव परिक्रम कहते हैं। जैसे अगर आप सांस नहीं लेते हो तो मर जाते हो। ठीक है, इसको हम श्वसन कहते हैं। अगर आप भोजन नहीं करते हो तो आप हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड तक प्रत्येक ब्लड के रास्ते शरीर के अन्य भाग में हर भाग में नहीं पहुंचे, जैसे कि मान लो आपको इंजेक्शन दिया गया, दवा दिया गया और आपके बॉडी में जहाँ घाव है या जहाँ पेन हो रहा है वहां तक अगर वो नहीं पहुंचा, ठीक है, हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा, फिर उसका सुई लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो परिवहन ना होगा तो भी हम मर जाएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उत्सर्जन, जैसे कि टॉयलेट करना, ठीक है, मल त्याग करना, ठीक है, ये सब जो है आपका उत्सर्जन में आ जाता है। अगर उत्सर्जन ना करें तो भी हमारी क्या हो जाएगी? शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो वह सारी प्रक्रियाएं जिनसे जीवों के शरीर का क्या होता है? रक्षा होता है, अनुरक्षण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव परिक्रम कहते हैं। ठीक है, जैव परिक्रम में 4 आपको याद रखोगे: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जनन जो है वो जैव परिक्रम क्यों नहीं है? बच्चों, जनन जो है ना, अगर हम जनन ना करें, जनन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, अगर हम वो ना करें तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे ना हम तो जनन से हमारे शरीर की रक्षा जो है, कोशिकाओं की रक्षा से सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, इस वजह से जनन जो है वो जैव परिक्रम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यकृत क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यकृत क्या है और पितरस का क्या महत्व है ये बताएं। ठीक है बच्चों, यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको पता है। ठीक है, जिसका वजन लगभग क्या हो जाता है? 1.5 kg हो जाता है। यह स्पंजी टाइप होता है, इसका कलर चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, तो और ये वही शराबी ग्रंथि है, ये भी याद रखोगे। ठीक है, और शरीर का भंडार गृह इसे कहते हैं, शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, शरीर का व्यस्ततम बंदरगाह भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका यकृत है। यकृत में बच्चों क्या पाया जाता है? हेप्टिक कोशिका 60% पाया जाता है, इसलिए यकृत के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पित्त कोशिका पाया जाता है जो पित्त का निर्माण करता है, और कुफर कोशिका पाया जाता है जो पितरस बनाने में क्या करता है? पित्त कोशिका की मदद करता है। क्योंकि कुफर कोशिका पुराने जो आरबीसी होते हैं ना, उसको ये भक्षण कर देता है, मार देता है, और वो दे देता है पित्त कोशिका को, और पित्त कोशिका उसकी सहायता से क्या करता है? पितरस बनाता है। एक बात और याद रखोगे, पितरस भले यकृत में बनता है लेकिन वो जमा रहता है पित्ताशय में। ठीक है, अब पितरस क्या है थोड़ा जान लेते हैं। पितरस यकृत द्वारा स्रावित हल्का क्षारीय होता है। बच्चों, पितरस का पीएच मान 7.8 से 8.7 होता है, इसलिए पितरस क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखोगे। ये थोड़ा हरा पीले रंग का होता है, द्रव है। ठीक है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। अगर आप मछली वगैरह खाए होंगे तो मछली में पित्त पाया जाता है, और लोग कहते हैं इसको हटा दो वरना पूरा मछली जो है तीता हो जाएगा। ठीक है, जो हरे रंग का लगभग होता है तो उसको हटा दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय में पितरस होता है जो क्षारीय होता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 6 ml, ठीक है, मिलीलीटर पितरस स्रावित होता है। पितरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन जो पितरस को पीला रंग प्रदान करता है, और बिलीवर्डिन पितरस को जो हरा रंग प्रदान करता है। पितरस में उपस्थित 2 लवण उपस्थित होते हैं बच्चों। ठीक है, एक हो जाता है आपका सोडियम ग्लाइकोलेट और एक हो जाता है सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, अब पितरस का क्या काम है ये देख लो। ठीक है,
पितरस जो है ना वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। भोजन में उपस्थित वसा का पाचन पितरस के द्वारा होता है। वसा को क्या करता है, घुलनशील विटामिन ना, वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ना उसका अवशोषण करता है। ये मैंने उस वक्त भी विटामिन के टॉपिक में समझाया था। वसा के जो जटिल अणु होते हैं उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये वसा का पायसीकरण भी करता है, वसा का विखंडन भी करता है। आपको नोट में कुछ बातें याद रखना है कि ना घोड़े में पित्ताशय यानी पित्त का जो, ठीक है, पित्ताशय जो होता है वह नहीं पाया जाता है। आहार नाल में भोजन की जो गति होती है ना बच्चों, ठीक है, वो फंस कर आगे बढ़ती है ना। क्या होता है, आहार नाल में जैसे भोजन आगे बढ़ती है ना, तो जहाँ पे भोजन पहुँचती है वहाँ पे सिकुड़न और फैलाव होता है, जिसको हम लोग कर्माणु कुंचन कहते हैं। तो कर्माणु कुंचन की भी परिभाषा बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गारंटी के साथ पूछा जाता है हमसे ना, पूरी लिखवा के ले लो कि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है बच्चों। पर देखो, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी सही ढंग से, ठीक है। ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, सच बात तो ये है बच्चों कि हमारे ना हमें जो सस्ते में चीज़ें मिल जाती है उसका हम महत्व नहीं देते हैं, और जब रुपए लगा के हम लेते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। एक समय था कोरोना काल में, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से लोग ना क्या करते थे ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते थे, कितना महंगा होता था। और बताओ हमें वातावरण से कितना ऑक्सीजन मिलते रहता है। अगर एक मिनट के लिए आप सांस रोक लो, ऑक्सीजन आपको ना मिले तो हमारा, ठीक है, बेहोशी उत्पन्न होने लगता है ना, हम लगता है कि हम मर जाएंगे, ठीक है, दम घुटने लगता है। जबकि वायुमंडल में एकदम ऑक्सीजन कितना है, 21% है, जो हमारे पेड़ पौधे से आते हैं। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है, और हम लोग पेड़ पौधे को आज काटने पे लगे हुए हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करने पे लगे हुए हैं। तो बच्चों, हमें आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम आप हमारे रास्ते पे जरूर चलोगे, ठीक है। आप क्या करना, इस दिवाली एकदम बहुत रंगोलियाँ, वो क्या बोलते हैं, रंगोली बनाना, जो घर में आप बनाते हो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बनाते हो, एकदम बहुत सारे क्या ले लेना, जो सजावट के सामान है वो ले लेना बच्चों। बट पटाखा वगैरह में जलाना, इससे दो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि आप ऐसा मत करना, ठीक है। इससे हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी, पर्यावरण की। अब तुम कहोगे ऐसा करने से क्या होगा सर, हमारे ना नहीं करने से क्या होगा। बच्चों, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल एक शिक्षा निकेतन से जुड़े हुए हैं, कम से कम वो अगर ऐसा करते हैं तो वो ना अपने पर्यावरण के प्रति एक जागरूक होंगे, और साथ ही साथ अगर आप दूसरे बच्चों को समझाओगे तो वो भी ऐसा करेंगे। धीरे धीरे हम ऐसा ही करके हम अपने पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह प्रक्रिया जिसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं, अच्छा, हरी पत्ती हमारे पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति जिस ना पेड़ पौधे में होती है, तो वो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल की सहायता से सरल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज पदार्थ ना उसका क्या करता है, निर्माण करता है। साथ ही साथ वातावरण में क्या मुक्त करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो पत्ती में ही पाया जाता है, फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, CO2 जो हमारे वायुमंडल से प्राप्त होता है, वायुमंडल में CO2 0.03% होती है, ठीक है। उसके बाद आपका H2O चाहिए, और खनिज लवण उसी में घुला हुआ रहता है, ये तो हमें जमीन से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और बनता क्या है, प्रकाश संश्लेषण होने के बाद बनता है आपको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और साथ ही साथ तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोज हो गया, और उप उत्पाद या सह उत्पाद जो हो गया आपका वो ऑक्सीजन हो गया। आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ना गैस जो है मुक्त होता है, तो वो ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन मुक्त किससे होता है, जल से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा गारंटी के साथ पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है किससे मुक्त होता है, H2O से होता है, ठीक है बच्चों। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, और ये आपको हर हाल में याद रखनी है। जब भी आप आंसर लिखोगे, रासायनिक समीकरण नहीं दोगे तो मैं नंबर नहीं देता हूँ, ठीक है। इस पे एक नंबर काट लेता हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये आपका CO2 है, मैंने पिछले स्लाइड पे समझाया था, इसका समीकरण समझा दिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो दिन में ही हो सकता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण पाई जाती है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, जिसमें तो ये हो जाता है आपका
तो फोटोसिंथेसिस प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। और पौधे में यह क्षमता पाई जाती है। अच्छा, क्यों पाई जाती है, तो आप ये जान लो कि हरे पेड़ पौधे जो है ना, उसके पेड़ पत्तियां हरी है तो उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि क्लोरोफिल के अंदर, हरित लवक के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाती है। अगर मैग्नीशियम नहीं होती ना बच्चों, ठीक है, तो पेड़ पौधे में यह क्षमता नहीं होती कि वो सूर्य के प्रकाश ये ऊर्जा को क्या करे, रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जो है वो मैग्नीशियम की वजह से पेड़ पौधा में है। ठीक है, तो यहाँ से तो इस गुण के कारण हरे पेड़ पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसड्यूस कर देता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसड्यूस कर देता है। ठीक है, इसलिए हरे पेड़ पौधे को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। अगला एक और क्वेश्चन हो जाता है कि हरे पेड़ पौधे को हम लोग उत्पादक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज और क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, या निर्माण की जगह पे उत्पादन वर्ड अच्छा सूट करेगा, यहाँ पे उत्पादन ही लिख लेना, मुझसे मिस्टेक हो गई है। उत्पादन करती है, जो समस्त पृथ्वीवासी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम जो भी खाते हैं ना बच्चों, उसमें ग्लूकोज है। ठीक है, वो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। तो और ये कौन देता है, पेड़ पौधा देता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन के बगैर भी हम मर जाएंगे और ऊर्जा के बगैर भी हम मर जाएंगे। तो ये दोनों की जो प्राप्ति होती है, उत्पादन होता है, कौन करता है, हरे पेड़ पौधा करता है। इसलिए हरे पेड़ पौधा को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। फिर से यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण का हमने क्या दिया, समीकरण दे दिया। जहां भी प्रकाश संश्लेषण की चर्चा हो वहां पे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दे दिया करो। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए बच्चों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है बताओ, ऑक्सीजन है। मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधे जो CO2 लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से। वायुमंडल में CO2 कहाँ कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03%। चलो ये सब ऑब्जेक्टिव में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आहार नाल क्या है। ठीक है, तो आहार नाल जो है ये हमारे शरीर के क्या होता है, बीचों बीच ये जो पाइप गया हुआ ना, जिसको आप लोग गले में छूते हो, तो ये बीच में है ना बच्चों। तो आहार नाल के बीचों ना, शरीर के बीचों बीच बेलनाकार, अच्छा एकदम गोल है, पाइप की तरह है तो बेलनाकार हो गया। और देखते हो ना, अतरी पतरी जो पेट में ना होता है हमारे, क्या होता है, छोटियाँ जो होती है वो कुंडलित टाइप से होती है, जलेबी की तरह ना घूमे घूमे रहती है। ठीक है, तो कुंडलित नलिका है जो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक, अनस, जहाँ से मुख गुहा से जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, अनस जहाँ से हम लोग बाथरूम को ये मल को हम मल त्याग करते हैं, तो वहाँ तक ये पाइप फैली रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में यह 8 से 10 मीटर की होती है। अगर फीट में कहो तो यह 30 फीट लंबी होती है। ठीक है बच्चों, हम पाचन तंत्र का संक्षिप्त में कौन कौन से भाग होते हैं, हम उसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। पाचन तंत्र, मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। एक होते हैं आहार नाल वाला, एक होता है पाचक ग्रंथि वाला। ठीक है, तो आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं और पाचक ग्रंथि में क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आहार नाल क्या है या पाचन तंत्र क्या है, इसके प्रमुख अंगों का नाम लिखें। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रहणी ना तीर चिन्ह मार के जैसे आहार श्रृंखला को दिखाते हैं, तो उस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ग्रहणी आप पूछेगा कि मुख गुहा पहले होगा, मुंह गुहा के बाद कहाँ भागेगा ना, क्या होना चाहिए, ग्रहणी, ग्रहणी के बाद क्या होना चाहिए, ग्रासनली, इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, क्रम से याद रखना जरूरी है कि कौन क्या आएगा। ठीक है, वैसे भी क्लास में हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये देख लो, तो पहले क्या होता है, मुख गुहा के बाद भोजन ना पहुँचती है ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 छिद्र होती है। ठीक है, एक कंठ द्वार और निगल द्वार। तो ये भोजन कहाँ जाएगा, निगल द्वार के रास्ते, फूड पाइप के रास्ते ग्रास नली में चला जाएगा। ग्रास नली में जाएगा तो ग्रास नली के बाद अमाशय में पहुंचेगा, अमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंचेगा। और पाचक ग्रंथि जो है बच्चों, जो भोजन को, जिससे पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं ना, तो पाचक एंजाइम जो है जो स्रावित होता है, तो उसमें लिवर हो जाता है हमारा, अग्नाशय हो जाता है और लार ग्रंथि हो जाता है। लार ग्रंथि के बारे में हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अच्छा वो एक क्वेश्चन है उसमें हमने करवाया है। तो लार ग्रंथि जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ना। तो पैरोटिड हमारे मुंह की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, वो भी याद रखोगे। ठीक है, आगे ये जो आंत होता है ना बच्चों,
इंटेस्टाइन, ठीक है। आंत जो है वो दो प्रकार का होता है, एक है आपका छोटी आंत। छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 6 मीटर लगभग होती है या 20 फीट हो जाती है, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर का उसकी व्यास होती है, मोटाई होती है, ठीक है। अच्छा, छोटी आंत की मोटाई कम होती है और बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ी आंत को हम बड़ी आंत नाम रखते हैं, लेकिन जबकि लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से क्यों? हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग ही छोटी आंत होता है। बताओ ना, 8 से 10 मीटर का हमारा पूरा आहार नाल होता है, जबकि छोटी आंत 6 मीटर तक लगभग पहुंच गया है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो छोटी आंत ना। छोटी आंत के ही इलियम में पूर्ण भोजन का पाचन भी हो जाता है, ये भी होता है। यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ना, छोटी आंत का जो ये अंतिम भाग है इलियम, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें रसांकुर पाया जाता है ना, जहाँ से भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण अगर पूछे तो बोलोगे छोटी आंत का इलियम, और अपचे भोजन कहाँ चले जाते हैं? बड़ी आंत में चले जाते हैं। ये तो हम डायग्राम की सहायता से आगे हम आपको कल ना कराएंगे, बोर्ड पे करवाएंगे। वो डायग्राम इस पे उतना पॉसिबल नहीं है करवाना, वहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। आगे छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी पहला भाग है ना, पिछला भाग हो जाता है जेजुनम, और लास्ट भाग हो जाता है इलियम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आगे बड़ी आंत है आपका, तो बड़ी आंत के 4 भाग लगभग होते हैं, ठीक है। ये आप 3 ही भाग मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी मान सकते हो। एक होता है उंडुक, जिसको हम लोग सीकम कहते हैं। तो आपको पता है छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे एक पतली नली होती है जिसके सहारे मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम कहते हैं। उसके बाद कोलन हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद हो जाता है आपका ना मलाशय यानी रेक्टम, जहाँ पे मल का आस होता है। प्रेशर बनने के बाद हम लोग मल त्याग कर देते हैं, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 5 फीट की होती है, 1.5 मीटर कह सकते हो। अंत में आहार नाल का सबसे अंतिम भाग क्या होता है? अंतिम भाग हो जाता है अनस, हाँ, जहाँ से एक तरह से मल द्वार कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटी आंत जो है, ठीक है बच्चों। छोटी आंत में इतना जगह क्यों बढ़ जाता है? हम जितना भोजन करते हैं वो वहाँ पे क्यों अवशोषित कर लिया जाता है, इसको देखते हैं। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि छोटी आंत के इलियम की आंतरिक सतह पर क्या पाया जाता है? अनेक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे हम लोग क्या रसांकुर या बिलाई कहते हैं, कहीं कहीं पे दीर्घ रोम भी इसे कहा गया है, ठीक है, याद रखना। रसांकुर क्या करता है? अवशोषण की क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। रसांकुर में क्या पाया जाता है? हमने बताया था आपको बच्चों, रुधिर वाहिनी और लसिका वाहिनी पाई जाती है, जिसके द्वारा हमारा जो पोषक तत्व, जो पचा हुआ पोषक तत्व होता है, जो अवशोषित किया हुआ पोषक तत्व होता है, उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। पोषण मतलब होता ही है कि पोषक तत्व को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया छोटी आंत का सतह क्यों बढ़ जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए थे बच्चों, ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम करवा लेते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, बट बच्चों जो ज़रूरी है हम वो करवाएंगे। बार बार ना पार्ट बनाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं वो करवा दूँ, ठीक है। तो अब है एंजाइम। एंजाइम को हम परकिन वही कहते हैं, इसको हम वीकर भी कहते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, हिंदी नाम बहुत ढूंढने से मिलता है, कभी कभी पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखना। एंजाइम जो है क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर याद रखो ना रखो, लेकिन प्रोटीन जरूर याद रखना। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो शरीर में जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? उत्पन्न होता है, और जीवित तंत्रों में, ठीक है, जैव उत्प्रेरक की तरह ये काम करता है। अर्थात ये अगर नहीं पाया जाए तो भोजन का पाचन ना हो पाए, ठीक है। ये क्या करता है? पाचन की क्रिया में हेल्प करता है, पाचन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। आगे है पाचक एंजाइम। हमारे शरीर में भोजन के पाचन में ये क्या करता है? सहायक एंजाइम पाचक एंजाइम कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। पाचक एंजाइम कौन कौन हो जाता है? इमाइलेज होता है, पेप्सिन हो जाता है, ट्रिप्सिन हो जाता है, लाइपेस इत्यादि हो जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो ना, पाचन की क्रिया में यही सब एंजाइम को हम लिखते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आगे ये कई बार पूछा गया है कि लार में उपस्थित एंजाइम, ठीक है, लार की भूमिका क्या है भोजन के पाचन में, ठीक है। तो ये लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक है पैरोटिड लार ग्रंथि, एक है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, एक है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है।
लार में उपस्थित एंजाइम जो है वो टाइलिन है, इमाइलेज है, लाइसोजाइम है। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, टाइलिन और इमाइलेज भोजन को पचाने में हेल्प करता है और मुंह में शर्करा या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कह लो, पॉलीसेकेराइड, उसी का पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण पाचन नहीं होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। और लाइसोजाइम जो है यह मुंह में आए हुए जीवाणु को, भोजन के साथ जो जीवाणु आता है उसको मारने का काम करता है। ठीक है, अब देखो पाचन होता कैसे। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में शर्करा या क्या होता है, स्टार्च होता है ना, और वो एक पॉलीसेकेराइड है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसमें क्या मिक्स होता है, टाइलिन। अभी बताया था ना, एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ना लार एंजाइम, लार मिक्स होता है, लार में ना घुल जाता है, लार में सना जाता है और लार में पाया जाता है टाइलिन या इमाइलेज। वो क्या करता है, ठीक है, यहाँ से जगह नहीं बचा था बच्चों, तो इसको मैंने यहाँ से, ठीक है, इस तरह से कराया है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना इसको। ठीक, तो ऊपर में क्या हो जाता है बच्चों, H2O हो जाता है आपको ना, मुंह में जल भी है। ठीक है, जल के साथ आया हुआ है, चला हुआ। ठीक है, और उसमें आपका pH मान 6.8, इसलिए कह सकते हो कि मुंह में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये जो स्टार्च है, ठीक है, वो टाइलिन या इमाइलेज की सहायता से माल्टोस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और माल्टोस एक प्रकार का डाइसेकेराइड है। आगे ये जब पूर्ण पाचन होगा ना, तो माल्टोस बदल जाएगा ग्लूकोज में, जो मोनोसेकेराइड है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण पाचन नहीं हुआ, तभी माल्टोस तक ही अटकेगा। ठीक है, वो भोजन, लार में सना हुआ भोजन अब बोलस कहलाएगा, जो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे है लाइसोजाइम, मुंह में भोजन के साथ आए रोगाणु को मारता है। अब चलो कुछ नोट में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देख लो। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड यानी स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। दांत का ऊपरी सतह जो होता है, जिसको हम दंत वल्क कहते हैं, इनेमल का बना होता है, जिसे हम इनेमल भी कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है, हड्डी से भी ज़्यादा कठोर यह होती है, ये याद रखना। इसमें 98% कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम के लवण कौन कौन से होते हैं, एक फॉस्फेट होते हैं एवं क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, से बना होता है, जिससे फ्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, फ्लोरीन जो है उसे मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी हो जाता है। बच्चों लगभग 1 घंटा का वीडियो बन चुका है, बट एक क्वेश्चन है आपका, ये देख लो। एंजाइम की परिभाषा तो मैंने करवा दिया है। ठीक है, ये है भोजन का पाचन क्या होता है, तो ये परिभाषा बहुत बार मैंने पूछा भी है। तो भोजन के जो जटिल और अघुलनशील अणु होते हैं ना, उसको पाचक रस की सहायता से सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं। और परिवर्तन क्यों होता है, ताकि शरीर उसका अवशोषण कर सके। ठीक है, शरीर में उसका अवशोषण हो सके, तो ये भोजन का पाचन कहलाता है। ठीक है, भोजन के पाचन को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक होता है अंतर्ग्रहण ना, इसमें कुछ नहीं, हम भोजन को क्या करते हैं, मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर भोजन का पाचन होता है, पाचक रसों के ना सहायता से। देखो, भोजन का पाचन का एक संक्षिप्त परिभाषा यहाँ पर है। पाचक रसों द्वारा भोजन के जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन को ही हम भोजन का पाचन कहते हैं। फिर पाचन के बाद भोजन का क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, शरीर उसको ग्रहण करता है, इसी को हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, पचित पदार्थों का यानी पोषक पदार्थों का शरीर क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। ठीक है, और रक्त और लसिका वाहिनी के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है, इसको अवशोषण कहा जाता है। एक है आपका स्वांगीकरण। ठीक है, तो पाचन के बाद जो पच जो गया भोजन, जो गया आपके कहाँ पे, कहाँ चला गया, बिलाई के अंदर चला गया, रसांकुर के अंदर चला गया। रसांकुर के बाद का जो प्रोसेस होता है ना बाबू, रसांकुर में रक्त वाहिनी और लसिका वाहिनी पाई जाती है, जो उस पोषक पदार्थ को, अवशोषित पोषक पदार्थ को क्या करता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या, और उसके बाद जो ना पहुंचाता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी सहायता से हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, साथ साथ नई कोशिका वगैरह बनती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोट कर लेना। बहिक्षेपण मतलब कुछ नहीं है, शरीर से बाहर मल को त्याग करना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मैंने आज, ठीक है, पाचन तंत्र का ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारा लघुतरीय प्रश्न कराया गया है, जो एग्जाम के में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डील हुआ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी मैंने देखा। और अगला जो मैं करवाऊंगा वो पाचन तंत्र, हमारे मानव में पाचन तंत्र, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है,
तो वो सब हम देखेंगे ना, वो हमें वीडियो ना, वो जो वीडियो बनाना होगा वो हम बोर्ड पे आपको बनाएंगे, पूरे पाचन तंत्र को हम समझाएंगे। तो अगले पार्ट के लिए आप तैयार रहें। फिलहाल आप इसको ना तैयार कर लें, नोट तैयार कर लें अच्छे ढंग से, और सारे क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ ठीक है आप लोग अच्छे से रहेंगे, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आप लोगों को। और दीपावली में पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, हमें जितना कोशिश करना है प्रदूषण नहीं फैलाए। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।